दोस्तों ये जो फुटेज आपने देखा ये नया सीसीटीवी फुटेज है दिल्ली ब्लास्ट का, जिसमें दिख रहा है कि कैसे गाड़ियां जो है वो मूव कर रही हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा जो धमाका है वो हो जाता है। महिमा, तस्वीरों में और क्या क्या नजर आ रहा है? देखिए, ये बिल्कुल आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल 6:50 का ये जो विजुअल है वो सामने आया है। ये सिक्योरिटी कैमरे का है और उन्होंने ही सामने से बनाकर उसे अपलोड किया गया है, सिक्योरिटी की तरफ से ही अपलोड किया गया है। और ये 4 कैमरे पहले तो दिखाई देते हैं, उसमें अलग अलग जगहों के अलग अलग उसी इलाके के लाल किले के आसपास के इलाके के ही। उसमें ये जो तीसरा कैमरा है इसमें 6:50 पर जैसे ही 57 होता है, यानी कि जैसे ही 6:51 होने वाला होता है उसी वक्त पे धमाका होता है। और ये बिल्कुल सामने का फुटेज है, यानी कि जिस ट्रैफिक लाइट पर ये धमाका होता है उसके बिल्कुल सामने का ये फुटेज है जो सामने आया है, जिसमें साफ तौर से दिख रहा है कि 6:50 पर गाड़ी धीरे धीरे सिग्नल से आगे बढ़ रही होती है और जाम भी दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ में ही थोड़ा थोड़ा जाम है, लेकिन जैसे ही वो 6:50 होता है गाड़ी बहुत धीरे धीरे स्लो स्पीड में आगे बढ़ती है और इसके बाद बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और जो पूरी गाड़ी है वो आग में तब्दील हो जाती है। और उसके बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है क्योंकि उसके बाद कैमराज शायद शट हो गए हों, बंद हो गए हों, वो इसके बारे में और जानकारी नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके से दिखाई दे रहा है इसमें पता चल रहा है कि रेड लाइट पर कितनी भयंकर भीड़ होती है। और जो ये i20 गाड़ी है ये उसी वक्त बहुत धीरे धीरे स्पीड में चल रही होती है और तभी अचानक से धमाका हो जाता है, जो दिखाता है कि गाड़ी बिल्कुल गोले में बदल जाती है, आग के गोले में बदल जाती है। ये जो तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं हम 2 दिन से देख रहे हैं लगातार, जब से ये हादसा हुआ है, जब से ये ब्लास्ट हुआ है तब से लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है वो लगातार सामने आ रहे हैं और अलग अलग सीसीटीवी एंगल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है धमाके की वो कितनी ज़्यादा है। ये वो दिखाता है कि कितने बड़े लेवल पर ये धमाका हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई अगर मामूली सीएनजी ब्लास्ट होता है या फिर और कोई मामूली ब्लास्ट होता तो इतने बड़े धमाके नहीं होते कि सीसीटीवी फुटेज जो कि काफ़ी दूर है वहाँ तक पूरी इसकी कहा जाए कि इंटेंसिटी पहुंचती है और वहाँ पर भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो साफ तौर से देखने को मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, कई वीडियोस में हमें दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर जब लोग कहीं और पे वीडियोस बना रहे थे या फिर दूसरी जगह का जो सीसीटीवी फुटेज है, लाजपत राय मार्केट का भी फुटेज सामने आया था जिसमें साफ तौर से दिख रहा था कि जब धमाका होता है तो वो बिल्कुल लाल किले के बगल वाली ही मार्केट है और बहुत छोटी सी गली है और वहाँ पर लोग इतने पैनिक कर जाते हैं और वो पूरी जो दीवारें हैं वो शेक कर जाती है, जिससे पता चलता है कि धमाके की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी। क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं उनकी तरफ से जो कहना है वो यही कह रहे थे कि जैसे ही धमाका हुआ तो हमें लगा जैसे भूकंप आया हो, वो जो एक फीलिंग है वो बिल्कुल महसूस हो रही थी। और इसी दौरान ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग एंगल से ये जो वीडियोस है ये सामने आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के, जो बता रहे हैं कि ये धमाका कितना बड़ा था। अब अगर अपडेट्स की बात करें तो इसमें करीब 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस पूरे ब्लास्ट में और इसके अलावा भी कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन लोगों की पहचान हो चुके हैं उन्हें परिवार को सौंप दिया गया है, उनकी डेड बॉडी को परिवार को सौंप दिया गया है और इसके साथ साथ में जो लोग घायल हैं उनका इलाज अभी चल रहा है और पुलिस अपने तरीके से जो भी जांच करनी चाहिए वो सारी जांच हो रही है। लेकिन इस दौरान जो बार बार तार जोड़े जा रहे थे फरीदाबाद से, और अगर देखा जाए तो जो लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही थी, अलग अलग जगहों से टेरर मॉड्यूल पकड़े जा रहे थे या फिर लोग पकड़े जा रहे थे जिनका लिंक बताया जा रहा था कि ये किसी टेरर मॉड्यूल से है, क्योंकि उनके पास से कुछ ऐसे विस्फोटक पदार्थ या फिर जो हथियार है ये सामने आ रहे थे। उनके फ़ोन से जब चैट्स पढ़ी गई तो उनमें कुछ मैसेजेस इस तरीके के थे जिससे पता चल रहा था कि ये कहीं ना कहीं किसी बड़े हमले की प्लानिंग हो रही थी। इसी दौरान एक डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आता है जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जाना जा रहा है, सबसे ज़्यादा उस पर बात की जा रही है। दरअसल डॉक्टर शाहीन लखनऊ की डॉक्टर थी और उन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जब ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के मान लीजिए 2 से 3 दिन पहले से ही लगातार ये छापेमारियाँ और ये गिरफ्तारियाँ होती जा रही थी, अलग अलग जगहों पर छापेमारियाँ की जा रही थी और इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है। जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए जाते हैं, जिसके बाद से ही वहाँ की पुलिस अलग अलग इलाकों में दबिश देने लगती है और इसके बाद पता करती है कि आखिर ये किसने लगाए हैं। अब जम्मू कश्मीर की पुलिस फिर इसी पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर पहुँचती है फरीदाबाद, अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुँचती है और वहाँ से 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो कि डॉक्टर होते हैं और इसके साथ ही इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से भी जोड़ा जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल वो होता है जो डॉक्टर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कि अच्छे प्रोफेशन में हैं, उनकी तरफ से अगर कोई इस तरीके की चीज़ की जाती है, टेररिज्म की कोई चीज़ की जाती है तो उसे वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बताया जाता है, जिसमें उनका अपना एक प्रोफेशनल जो ऑरा है वो तो है ही, वो तो काम कर ही रहे, लेकिन इसके पीछे वो कुछ और भी कर रहे हैं जो कि देश के लिए ख़राब हो सकता है। तो ये जो है इसे वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहते हैं और इससे लिंक किया जा रहा है, क्योंकि अब तक इस अगर कहा जाए कि इससे लिंक तो नहीं है, लेकिन जो गिरफ्तारियाँ लगातार होती जा रही हैं वो इसी पैटर्न पर की जा रही हैं। और जब ब्लास्ट को लेकर जो एफआईआर की गई है वो भी यूएपीए के तहत और आतंकवाद विरोधी जो धाराएं हैं उनके तहत ही लिखी गई है और उसी पूरे पाथ पे ही जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही हैं।
जब ये ब्लास्ट होता है, इसके बाद डॉक्टर उमर का नाम सामने आता है और डॉक्टर उमर को फिर जो उनके परिवार वाले हैं उनको हिरासत में लिया जाता है। उनकी माता पिता और बाकी के जो लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया जाता है। फिर उनसे पूछताछ अब भी चल रही है और इसके साथ में ही डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा, डीएनए टेस्ट भी किया जाएगा कि क्या वो उस वक्त कार में मौजूद थे या फिर नहीं थे। अभी तक ये कहा जा रहा है कि वो उस वक्त कार में थे और उसके साथ में 2 लोग और थे, लेकिन ये पुलिस की तरफ से अभी पुख्ता तरीके से नहीं बताया गया, यानी कि अभी इस पर जाँच चल रही है। लेकिन अभी एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा गया है कि हमारी जांच में ये फाइंडिंग्स आई हैं, क्योंकि अभी तक जांच चल ही रही है, तो वो भी समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एफएसएल की रिपोर्ट आनी है, इसके अलावा भी कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो आनी बाकी है, जिस वजह से अगर कहा जाए कि जो इन चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स आएगी तभी पता चल पाएगा कि आखिर पूरा जो मामला है वो क्या है, कहाँ से लिंक किया जा रहा है। लेकिन जैसे फरीदाबाद से ही ये गाड़ी आती है और फरीदाबाद में डॉक्टर उमर के बारे में पता चलता है कि वो उसकी यूनिवर्सिटी में काम करते थे और उसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनके पास से 2900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, कुछ हथियार मिलते हैं और इसके साथ में वहाँ से 2-3 लोगों को और गिरफ्तार किया जाता है। इस वजह से ही इसे वहीं से लिंक किया जा रहा है, क्योंकि ये गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ है वो करीब 11 दिन तक उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ी थी। इस वजह से इसे और ज़्यादा उस तरीके से देखा जा रहा है। अभी उस यूनिवर्सिटी तक भी पुलिस पहुंच चुकी है और वहाँ पर भी बाकायदा जो अपनी जांच है वहाँ की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। और ये अगर देखा जाए तो जो गिरफ्तारियाँ हैं ये वहाँ से शुरू होती है, जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत होती है और फिर देश के अलग अलग इलाकों में जो वहाँ की ATS है वो काम करना शुरू कर देती है। और ये चीज़ हमने गुजरात में भी देखी, गुजरात से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश से भी कम से कम 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अलग अलग शहरों से। लखनऊ से डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया है और सहारनपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी तरह से 1-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर, अगर इन सबको देखा जाए तो ये अलग अलग जगहों से जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, अब तक 12 गिरफ्तारियां हुई हैं। अब ये 12 गिरफ्तारियां जो मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है, इन 12 गिरफ्तारियों में जो डॉक्टर शाहीन है उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है कि एक बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही थी और काफ़ी वक्त से ये लोग विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे। अभी तक पुलिस ने ये बात सामने से नहीं कही है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट से अलग अलग उनकी तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। डॉक्टर शाहीन की दावे ये किए जा रहे हैं कि शाहीन ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो पिछले 2 सालों से विस्फोटक जमा कर रही थी। शाहीन और उसके साथ ही फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे। ये मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वत उल हिंद से जुड़ा है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ऑपरेट हो रहा था। इसी वजह से वहाँ पर अब पुलिस भी पहुंची है और देखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो उसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए पकड़े गए हैं। उन्हीं के पास से कई ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं। एक कहा जा रहा है कि किसी मौलाना को भी पकड़ा गया है, उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में वो रहते थे। ऐसी तरीके की जो चीज़ें हैं ये लगातार सामने आ रही है। लखनऊ से भी एक यूनिवर्सिटी से किसी को पकड़ा गया है, वो प्रोफेसर थे MBBS के, उन्हें भी पकड़ा गया है। तो ये अलग अलग जगहों से करीब 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसी पूरे मामले में छानबीन की जा रही है कि क्या ये गिरफ्तारियां या ये लोग जो हैं ये इसी ब्लास्ट से लिंक हैं, क्या इनका कनेक्शन है या फिर नहीं है। ये तो पुलिस जब जांच करेगी तभी पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा दावा किया जा रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये सभी इसी ब्लास्ट से लिंक हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर जो है वो डॉक्टर मुजम्मिल के दोस्त थे। ये भी बताया जा रहा है कि कश्मीर में वो पुलवामा में एक ही गांव में रहते थे और करीब 800 मीटर की दूरी में उनके घर थे। तो इस वजह से भी इसे उसी तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत और पूरी अंदर कुछ बड़ी प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन शायद पैनिक होकर, क्योंकि जिस वक्त ये ब्लास्ट होता है उसके सुबह में ये खबर आती है कि डॉक्टर मुजम्मिल को अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार कर लिया गया है और 2900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट मिला है। उसी दिन ये जो कार है ये वहाँ से निकलती है। जब सुबह ये खबर पहुँच जाती है, यानी कि एक दिन पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है। सुबह वो कार वहाँ से फरीदाबाद से निकलती है, दिल्ली आती है और दिल्ली में 3:19 के आसपास लाल किले के जो पार्किंग है वहाँ पर खड़ी रहती है और 6:30 पर वो वहाँ से निकलती है और इसके बाद 6:50 पर हम ये धमाका देखते हैं। अभी जो बहुत सारी जाँचें हैं वो होनी है, DNA की जाँच होनी है, उमर को लेकर जाँच होनी है कि क्या वो कार में मौजूद थे या नहीं थे, क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि वो भी कार में थे और वो मर चुके हैं। लेकिन जब DNA जाँच होगी बाद ही पता चल पाएगा कि जो असल तस्वीर है वो क्या है। और इसके साथ साथ जो अलग अलग गिरफ्तारियां की जा रही हैं उन गिरफ्तारियों के बारे में भी मालूम पड़ेगा कि आखिर इनका क्या आपस में कनेक्शन है, क्या नहीं है। अलग अलग जगहों से जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये बहुत कुछ बता रही है और इशारा इसी तरफ हो रहा है कि किसी बड़े टेरर अटैक की प्लानिंग या फिर ऐसा कुछ किया जा रहा था। लेकिन अब ये तो जो जांच एजेंसियां हैं वही बताएंगे अपनी तरफ से पुख्ता तरीके से कि आखिर क्या पूरा मामला था, क्योंकि अभी ये कहा जाए कि ये मामला बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी सारी जो एजेंसीज है वो लगी हुई हैं, प्लस जो
जहाँ पर ये ब्लास्ट होता है, इसके बाद जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में नॉर्मल चीज़ें हैं, यानी कि ऐसा कि ब्लास्ट के बाद जैसी जो बॉडी है उसके साथ क्या क्या हुआ। अगर कोई विस्फोटक होता है तो उसके निशान पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक उसमें ऐसा कुछ सामने नहीं आया। इसी वजह से एफएसएल की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। वो आएगी तो पता चलेगा कि जो एविडेंसेस मिले हैं 42 के आसपास जो एविडेंसेस हैं वो उस घटना से, उस ब्लास्ट की जगह से जो पुलिस है, जो फोरेंसिक की टीम है, उन्होंने इकट्ठा किए हैं, तो वो बताएंगे कि आखिर इसकी जो जाँच है उसकी में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्या वहाँ पर उतने भारी मात्रा में विस्फोटक था या फिर नहीं था। ये सारी चीज़ें अभी जांच के घेरे में ही हैं। बिल्कुल, तो देखिए सीएनजी ब्लास्ट से शुरू हुई ये खबर जो है अब टेरर लिंक तक पहुंच चुकी है और उसको लेकर अब तक करीब 12 गिरफ्तारियां हो गई हैं। घायल जो है उनका इलाज चल रहा है, बहुतों का आंकड़ा भी बढ़ने की उम्मीद, उसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन लगातार ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो अलग अलग हिस्सों से हो रही हैं। जैसे कि हम बात करें तो बीते दिन लखनऊ में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई और वहां से भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर से भी कई लोगों के गिरफ्तार होने की खबर सामने आ रही है। तो अब ये जो पूरा केस है, दिल्ली ब्लास्ट का जो पूरा मामला है, उसमें जितने भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनसे जुड़े तमाम लोगों तक भी जो जांच एजेंसियां हैं वो पहुंच रही हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी तक आधिकारिक जो बयान है वो अफसरों की तरफ से सामने नहीं आए हैं, उसका भी इंतजार किया जा रहा है। देखना यह है कि और इस केस में क्या क्या चीजें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी की पूरी टीम की नजर इस मामले पर बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए आप याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।